भारत एक बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है क्योंकि मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद कतर के एलएनजी फैसिलिटीज को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे देश के तकरीबन 40% गैस इंपोर्ट्स पर खतरा मंडराने लगा है। कतर एनर्जी ने 18 और 19 मार्च 2026 को हुए हमलों की पुष्टि कर दी, जिसमें रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी के पर्ल जीटीएल प्लांट और कई एलएनजी यूनिट्स प्रभावित हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन रुक गया है, जिससे भारत की सप्लाई पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। पर क्या सिलेंडर के बाद पाइपलाइन वाली गैस पर भी मार पड़ने वाली है? आइए इस सवाल का जवाब आज इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और कतर भारत की एलएनजी जरूरतों का तकरीबन 40% हिस्सा पूरा करता है, खासकर पेट्रोनेट एलएनजी जैसे इंपोर्टर्स के जरिए। ये गैस पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर यूनिट्स, हेवी इंडस्ट्रीज और सिटी गैस नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है। हमलों के बाद प्रोडक्शन रुकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने से शिपमेंट्स अटक गई हैं। अब इंडियन कंपनी स्पॉट मार्केट से एलएनजी खरीदने को मजबूर है, जहां कीमतें कॉन्ट्रैक्ट रेट से लगभग दोगुनी होती हैं। इंडिया, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर है, उसे सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है। पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर्स में तुरंत शॉर्टेज दिखने लगा है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडस्ट्रीज को सप्लाई कट्स झेलने पड़ रहे हैं, जिससे वो महंगे फ्यूल्स जैसे डीजल और नपाथा पर शिफ्ट हो रही हैं। सीएनजी नेटवर्क चलाने वाली कंपनियों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। पेट्रोनेट के दहेज और कोची टर्मिनल्स पर एक्टिविटी कम हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फर्टिलाइजर कंपनियां जैसे इफ्को और राष्ट्रीय केमिकल्स प्रोडक्शन घटा सकती हैं, जिससे खेती पर भी असर पड़ सकता है। एनटीपीसी और गैल को महंगे कोल का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे बिजली महंगी हो सकती है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक गैस प्राइसेस में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। ये क्राइसिस भारत की मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी को उजागर करता है। कतर की एलएनजी कैपेसिटी तकरीबन 77 मिलियन टन पर ईयर है, जो ग्लोबल सप्लाई में बड़ा हिस्सा रखती है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और रशिया से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हाई प्राइसेस और लॉजिस्टिक्स इश्यूज चुनौती बने हुए हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ सकता है। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स पर भी असर पड़ने लगा है, जिससे जीडीपी ग्रोथ पर दबाव आ सकता है। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन घटाने के संकेत देने लगी है। केजी बेसिन से डोमेस्टिक गैस सप्लाई थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ये कुल जरूरत का सिर्फ 50% ही पूरा कर पाती है। एक राहत की बात जरूर है कि पाइपलाइन गैस सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये सप्लाई तुर्कमेनिस्तान और डोमेस्टिक सोर्सेज से आती है और एलएनजी रूट्स पर निर्भर बिल्कुल नहीं है। कतर साउथ एशिया को पाइपलाइन से गैस एक्सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए गैल का नेटवर्क अभी सामान्य रूप से काम कर रहा है। इंडिया अब कंटिंजेंसी प्लान्स पर जरूर काम करने लगा है, जैसे यूएस से इंपोर्ट्स बढ़ाना, फोर्स मेजॉर क्लॉजेस लागू करना और तो और रिन्यूएबल एनर्जी को तेज करना। लेकिन ग्लोबल एलएनजी मार्केट के टाइट होने से हालात जल्दी सामान्य होते नहीं दिख रहे। ये क्राइसिस साफ दिखाता है कि इंडिया को एनर्जी इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर एक बात तो तय है कि पाइपलाइन गैस सेफ है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन उलझी हुई और जटिल जरूर बनी हुई है। यह है वीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।